नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। स्टूडियो में जया कौशिक है और मैं ताबिश हुसैन। और शुरुआत हम राजस्थान की खबर से करते हैं। राजस्थान के जालौर में अनुसूचित जाति के छात्र की मौत का मामला यहां पर गर्माता जा रहा है। परिवार का इसको लेकर कहना है कि छात्र को उच्च जाति के शिक्षक ने पीटा क्योंकि वो मटके से पानी पी रहा था और पिटाई से लगी चोट की वजह से छात्र की मौत हो गई। और वहीं स्कूल का कहना है कि ये मामला जातिगत भेदभाव का नहीं है। दो छात्र आपस में झगड़ रहे थे और आरोपी शिक्षक ने दोनों ही छात्रों को पीटा था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हत्या और SC/ST की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की छात्र के परिवार से, आइए आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त जोधपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर सुराना गांव में है। इस गांव में, सुराना गांव में एक छात्र की पिटाई की एक शिक्षक ने, क्योंकि छात्र अनुसूचित जाति से है और उसने पानी पीने का मटका जो था उसको छू लिया था स्कूल में। यहाँ का प्राइवेट स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पर शैल सिंह नाम के शिक्षक ने पिटाई की थी। पिटाई के बाद जो बच्चा था, छात्र था, उसका कई जगह इलाज चला, उदयपुर, अहमदाबाद, और 14 अगस्त को बच्चे ने दम तोड़ दिया और पिटाई 20 जुलाई को हुई थी। सर, आपका नाम क्या है? देवाराम जी, पूरी घटना बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को। 20 तारीख को लड़का बनवा गया था, जो मास्टर मटके में पानी पी दो। अच्छा, पानी पी दर बाद में मारपीट की। बच्चा पानी मटके से पानी पीने गया, वो स्कूल गया था। स्कूल में क्या नाम था आपके बच्चे का? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तीसरी में पढ़ता था। हाँ। तो स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहां पर गया तो मटके से पानी पी रहा था तो शिक्षक ने पीटा पीटा से नाड़ एक बला होगी, नस कान की आँख की, कान की। ये जब भी हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसको हमारा हाथ हेमरेज बन गया। हेमरेज हो गया। आप लोग कहाँ कहाँ ले गए? जब बच्चे ने, आपको पता कब चला कि आपके बच्चे को पीटा है? बच्चा आया होगा घर पे, बताया? शाम को 4 बजे आया। शाम को पता चला मेरे कान दो के मास्टर मारा है। मैं सूरनाम गयो अस्पताल, बागुड़ा, भिनमाल, डिसा, मैसोना, उदयपुर, गीतांजलि, अहमदाबाद, शिवम में। तो मतलब आप कम से कम 10 अस्पताल गए, फिर अंत में आप गए अहमदाबाद। 25 दाड़ा में ये घूम रहा, बहुत खर्चा गला, पैसा बहुत गया। बच्चा नहीं। आप चाचा हैं बच्चे के? हाँ। मैं इनके से रिलेटिव हूँ, उनका करवाला ही हूँ। भाई है आपका। तो लगभग आप लोग कितनी जगह गए होंगे? लगभग तो 7 से 8 जगह हमने हॉस्पिटल चेंज कर दिए, लेकिन कहीं भी कुछ इलाज सेट नहीं हुआ। एंड में हम इसको सिविल अहमदाबाद लेके गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। सर, डेथ कब? 14 तारीख को हुई? 13 अगस्त को उनकी मौत हो गई। तो अब आप लोगों के जब 13 तारीख के बच्चे की मौत हुई तो आप लोग यहाँ पर लाए उन्हें। अब सरकार की तरफ से, सरकार कह रही है आपकी मदद कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप? सरकार कुछ मदद नहीं की अभी तक, तो लाठीचार्ज भी कराया उल्टा। लाठीचार्ज भी हुआ है? मारा प्रशासन ने लाठीचार्ज किया परिवार के ऊपर। दादा को मारा। लाठीचार्ज क्यों किया? लाठीचार्ज किया, हमारे डेड बॉडी लेके आए हैं, तो हमारी मांगे थी कि हमारे सगे संबंधी जो दूर दूर के हैं उनको एक बार आने दो, जो क्रियाक्रम है हमारे जिसमें है वो निभाएंगे, फिर हम दफनाएंगे। तो प्रशासन का दबाव था कि इनको जल्दी से करो, इसको दफनाओ। इस बात पे अड़े, उस बात से लेके इन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज तो पीर परिवार के, किसी के सिर में टाका है, किसी के पैर में लगी। आपके भी लगी है हाथ पैर में? हाथ पैर में लगी, मेरा भाई है, उन्हें टोका है। गांव के लोग तो अब ये कह रहे हैं, जो हेडमास्टर है स्कूल का, कि वो तो आपस में बच्चों की लड़ाई हुई तो इसलिए पीटा। गलत बात है एकदम, मटके की ही बात है। मटके की बात है। बिल्कुल सर, ये सरकार को गुमराह कर रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2 लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मास्टर ने दोनों लड़कों के मारा। और उस स्कूल में ये कह रहे हैं कि 4 अनुसूचित जाति के शिक्षक और पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं अनुसूचित जाति के। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं।
शायद उनके ऊपर भी दबाव है प्रशासन का, गांव वालों का। ठाकुर का दबाव है, ठाकुर का दबाव है। अच्छा, अब आगे क्या चाहते हैं आप? कैसे न्याय की आप क्या उम्मीद करते हैं? सर पिछली बार हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, पूरी से जांच हो जाए। जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने उस शिक्षक को तो गिरफ्तार कर लिया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के ऊपर भी शायद किसी का दबाव है क्या, जो मतलब पीड़ित परिवार के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि कान में पहले से चोट थी उसके। नहीं, कुछ नहीं, गलत है, कुछ नहीं थी। कोई भी मैं हॉस्पिटल में देखो कागज वगैरह तो बैठना तो चाहिए ना, ये बात गलत है। तो हमने सुना पीड़ित परिवार की बात। इनका कहना है कि बच्चे को पहले से कान में कोई समस्या नहीं थी, वो अच्छा खासा उस दिन स्कूल गया था 20 तारीख को, और उसको शिक्षक ने इसलिए पीटा क्योंकि वो मटके से पानी पी रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है और राजनेताओं का आना जारी है यहाँ पर। लेकिन सवाल यही है कि हम भले ही एक नए भारत की बात करते हैं, पर इस नए भारत में अब भी जातिवाद भारी है। सहयोगी अश्विनी मेहरा और गणपत के साथ जालौर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो नए भारत में अब भी जातिवाद भारी, और एक बच्चे की जान उसको लील लिया, इसी जातिवाद का वो शिकार हो गया। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में न्याय की मांग के लिए हजारों की संख्या में किसानों ने बुधवार को संगरूर और बरनाला, जो कि पंजाब में है, वहां से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए कूच किया। ये किसान ट्रेनों, प्राइवेट बसों और दूसरे माध्यमों से पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये किसान लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं केंद्र सरकार से। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार भी शामिल थे। किसान लखीमपुर खीरी में उस वक्त 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि ये कानून अब वापस ले लिए गए हैं। लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, और अब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ 72 घंटों का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान न्याय की गुहार यहां पर लगा रहे हैं। गजाली हमारे साथ हैं, उनके पास चलते ज्यादा जानकारी के लिए। गजाली, बताइए किसानों के इस प्रदर्शन के बारे में और क्या मांग वो कर रहे हैं। जी देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से सरकार की तरफ से किसानों की जो मांग यही थी कि जो केंद्र राज्य गृह मंत्री थे उनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, लेकिन सरकार ने उनको हटाया नहीं उस पोस्ट से। और साथ ही साथ जो एमएसपी की कमेटी सरकार ने बनाई और उसमें जो है किसी तरह से किसानों के उन नुमाइंदों को नहीं रखा गया, जिसको लेकर किसानों में रोष भी था। एमएसपी की जो कमेटी सरकार ने बनाई उसकी पहली मीटिंग 22 अगस्त को रखी गई है। तो इन चीजों को देखते हुए दोनों ही मुद्दों को लेकर किसान जो है लखीमपुर खीरी पहुंच गए, जहां पर 72 घंटे का प्रोटेस्ट है, यानी 3 दिन का प्रोटेस्ट है, 18, 19 और 20। और इन्हीं 3 दिनों के प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। इसलिए पंजाब में अलग अलग इलाकों में अलग अलग यूनियन के जो किसान हैं, जो कृषि कानून के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। कल यहाँ से बसों में, ट्रेनों में कई किसान जो है अलग अलग इलाकों से पंजाब के वहां पर पहुंचे हैं 3 दिन के प्रदर्शन के लिए। संक्षेप में गजाली ये जानना चाहेंगे कि जो कमेटी बनी है एमएसपी को लेकर, क्योंकि लिखित गारंटी मांग रहे थे किसान, उस कमेटी में फिर कौन है अगर किसान नहीं है तो? जी देखिए, सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसमें अर्थशास्त्री हैं, उसमें किसान यूनियन के लोग भी हैं, लेकिन किसान यूनियन के वो लोग हैं जो सरकार के कृषि कानून के पक्ष में थे। और इसी बात से जो है मैक्सिमम किसान यूनियन जो उस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहा था, या उनके जो नुमाइंदे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो इसके खिलाफ हैं कि सरकार ने अपने पक्ष के लोगों को ही उस कमेटी में रखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं बिल्किस बानो की। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप और परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले पर बिल्किस बानो का पहला बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोषियों को छोड़े जाने से न्याय पर मेरा विश्वास हिला है, सरकार के फैसले से मेरी शांति खत्म हुई है।
साथ ही ये भी कहा गया कि एक महिला से कैसे इस तरह न्याय अचानक छीना जा सकता है। 11 आरोपियों को छोड़ने के फैसले से बिल्कुल स्तब्ध हूं। गुजरात सरकार से अपील है कि अपने फैसले को वापस लें। मुझे बिना भय के जीने का अधिकार वापस दिया जाए। मेरी और परिवार की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। बिल्किस बानो ने कहा कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने के पहले किसी ने भी मेरी सुरक्षा और भले के बारे में नहीं सोचा। गुजरात सरकार से अपील करती हूं कि फैसले को वापस लें। उधर इस पूरे मामले पर बिल्किस बानो के पति याकूब का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो सदमे में है। उन्होंने कहा कि हमें दोषियों को छोड़ने के फैसले से झटका लगा है। साथ ही कहा कि हम डरे हुए हैं, हमें रिहाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उनसे बात की हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने। नमस्ते याकूब जी, आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्किस को इतने सालों तक नर्क झेलना पड़ा है और अब ये फैसला आ गया है। बिल्किस ने इस पर क्या कहा है? इतने साल लड़ाई लड़ने के बाद आज जो फैसला जो 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने जो आरोपियों को 11 को रिहा कर दिया, उस बारे में हम बहुत सदमे में हैं और हमको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है। जब लोकल मीडिया से पता चला हमको कि भाई आपके केस के आरोपियों को छोड़ दिया गया है, तो हम अचानक से चौंक गए और हमको पूरे घर में एक बहुत बड़ा शॉट लगा कि क्या हो गया। याकूब जी बताइए, 2002 में जो हुआ था वह एक बंद अध्याय था जिसे अब फिर से खोल दिया गया है। हम अभी तो कहने का मतलब जो भी आज 11 आरोपी को जो छोड़ दिया गया है उसके बारे में जो हम आज जो इतनी बड़ी अदालत ने और बॉम्बे हाई कोर्ट तक उनका सजा का बरकरार रहना और सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर अभी तक का उनका कॉम्पिटिशन कब तक का चुकादा जो हमारे देश के संविधान ने हमको जो सपोर्ट किया था, और आज हम वो सोच रहे हैं कि एक ही झटके में हमारी 18 साल की लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्या अब आप इस कोर्ट में चुनौती देंगे? देखो, इस वक्त हम बहुत सदमे में हैं। हम बिल्किस की बहुत मायूस है, किसी से अभी बात भी नहीं कर रही है और बहुत मुश्किल है। जो डर वो लोग आरोपी जब पैरोल पे छूट के आ रहे थे तो कम डर था, लेकिन आज वो पूरी तरह छूट गए हैं तो डर हमारे दिल में और हमको बहुत डर लग रहा है। इन लोगों के रिहाई पर बिल्किस से सलाह नहीं ली गई, क्या आप मानते हैं कि ये बहुत गलत था? बिल्कुल गलत। जो इनकी रिहाई की कोई सुनवाई, कुछ भी हमारे पास लीगल नोटिस स्टेट गवर्नमेंट ने या कुछ भी हमको बताया नहीं कि आप, तो हमको कैसे पता चलेगा? आपको सॉरी क्या बता रहे थे? उनको एकदम मतलब आपका कोई आइडिया नहीं था? बिल्किस को किसी ने बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। जब तक लास्ट मोमेंट में लोकल मीडिया से पता चला हमको कि आपके केस में 11 आरोपी को स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। क्या अब आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है क्योंकि इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? जी आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने शारीरिक सुरक्षा के लिए को लेकर चिंतित है क्योंकि इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? बहुत चिंतित है हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे? मतलब और कहीं जाना पड़ेगा आपको, और कहीं रहना पड़ेगा आपको? आप और कहीं जाना चाहेंगे? मतलब आप क्या करेंगे अब? देखो, अभी हम कोई चीज बता नहीं पा रहे हैं हमको क्या कहीं जाना है, क्या है करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई लीगल कोई पेपर नहीं है और हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब तक उनको जानकारी देने के हमको पता चलेगा तभी उसके में कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी हम बहुत दुखी है। क्या आप मानते हैं कि ये बिल्किस को निशाना बनाने की एक राजनीतिक साजिश है? मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है और जो 11 बिल्किस के साथ जो हुआ है और 11 दोषी को स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है, वो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ओके याकूब रसूल, थैंक यू याकूब जी, आप हमसे जुड़े और बात किए। थैंक यू वेरी मच।
तो यहाँ पर आपने बिल्किस बानो के पति को सुना, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके परिवार के साथ नाइंसाफी हुई और पूरा परिवार सदमे में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहिंग्या की, जिसको लेकर काफी अब राजनीति गरमाने लगी है। रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में बसाने के मामले को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए यहाँ पर नजर आए और केंद्र सरकार के एक मंत्रालय ने सुबह यह ऐलान किया था ताबिश की रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाला में बसाया जाएगा। बिल्कुल, और इसको लेकर जो है जबरदस्त सियासत यहाँ पर देखने को मिली। रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाला में बसाया जाएगा, लेकिन ये कहा गया, लेकिन दोपहर होते होते दूसरे मंत्रालय ने इसे गलत खबर बताया। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। पश्चिमी दिल्ली के बकरवाला गांव में यही वो 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं जिनमें बुधवार सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या लोगों को बसाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन शाम से पहले ही गृह मंत्रालय का ट्वीट आ गया, ये बताते हुए कि मीडिया का एक हिस्सा गलत खबर चला रहा है। इस ट्वीट के मुताबिक रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। इस बीच रोहिंग्या लोगों को बकरवाला में बसाए जाने का विरोध शुरू हो गया। प्रिंट के आने से हमारे गांव को और देहात को बहुत बड़ा नुकसान है और ये बहुत इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जितने भी दिल्ली में दंगे हुए हैं, हाँ। ये रोहिंग्याओं ने किए हैं, जितने भी किए हैं। अच्छा, तो ये अगर यहाँ आ गए तो ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और अगर ये यहाँ पर आ गए तो हम बाहर जाएंगे और ये अंदर रहेंगे। बकरवाला गाँव कभी भी ये कबूल नहीं करेगा कि यहाँ पर आकर रोहिंग्या मुसलमान बसे। रोहिंग्या मुसलमान जहाँ आज टेंटों में रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे। मुझे अपने भारत के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। उन्होंने CAA कानून लाया। CAA कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शरणार्थी आएगा उसमें मुस्लिम नहीं होगा। छह लोग आएंगे तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि उसी कैटेगरी में आते हैं और ये नहीं बसेंगे यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर हमलावर दिखी और उसने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने इनको यहाँ पे स्वागत किया है, इनको जगह दी है, इनको प्रोटेक्शन दिल्ली पुलिस ने दी है और ये भारत सरकार की नई रिफ्यूजी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है और ये बहुत बढ़िया है। ये इन्होंने कहा है। इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया, ये पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब MHA की एक लीपापोती की जा रही है, तो हम इनको दिल्ली में नहीं रहने देंगे। इनको अपने जिस राज्य में ले जाना है, इनके पास कई सरकार है, इनकी हरियाणा में सरकार है, जम्मू में कई हजार लोग इन्होंने बसाए हुए हैं, इनको डिपोर्ट करें। उधर बीजेपी मासूमियत से पूछ रही है कि कहीं हरदीप सिंह पुरी का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया, क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है। देर शाम हरदीप पुरी ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय के बयान को आधिकारिक स्थिति बताया, यानी अब हरदीप पुरी वाली योजना ठंडे बस्ते में चली गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि केंद्र सरकार का ये फैसला केवल दिल्ली के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में है या फिर देश भर के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में, क्योंकि दिल्ली में 1200 रोहिंग्या शरणार्थी होंगे जबकि देश भर में करीब 40,000 के आसपास हैं। खैर, मामला संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पे
आगे बढ़ने नहीं जा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर बिहार की नई सरकार में कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का इनको लेकर आरोप है कि उनके खिलाफ अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट है, जबकि सिंह के वकील का कहना है कि उनके खिलाफ पुलिस साक्ष्य न होने के आधार पर मामला बंद करने की सिफारिश की गई है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मंगलवार को शपथ लेते समय कार्तिकेय सिंह को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ एक पुराना मामला राजनीतिक टूल ले लेगा। ये मामला एक राजीव रंजन के अपहरण से संबंधित है, जिसमें 4 वर्ष पूर्व उन्हें आरोपी बनाया गया। केस में न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया जा चुका है और 14/7/2022 को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जा चुका है। वो जमानत पे तो नहीं है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 2017 में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दी थी पटना न्यायालय के सामने, पटना उच्च न्यायालय में, और माननीय न्यायालय ने उसको अपने आदेश से अपने आदेश दिनांक 16/2/17 से उसे खारिज कर दिया था। आरोप यही है कि एक किडनैपिंग के मामले में लेकिन इसकी खबर आते ही विपक्ष आक्रामक हो गया। 16 तारीख को उनको सरेंडर करना था, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया और राजभवन में जाकर शपथ लेते हैं और कानून मंत्री का दायित्व उनको दे दिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति पर वारंट है तो उनको सरेंडर करना चाहिए। वहीं कार्तिक सिंह के वकील का दावा है कि पुलिस जांच में उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला और ऊपरी अदालत ने वारंट पर भी कोई कार्रवाई अब 1 सितंबर तक रोक रखी है। सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करें? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। तो वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। फिलहाल इस मामले में अब सबकी निगाहें 2 हफ्ते के बाद कोर्ट की सुनवाई पर होगी। दिल्ली से राजीव रंजन और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और इसमें से इस बार कई अहम नाम गायब हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी कर दी गई, जबकि बीएस येदियुरप्पा को जगह मिली है। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को जगह मिली है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा बता रहे हैं कि इसके मायने क्या है। पूरे 8 साल के बाद बीजेपी के शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के कई मायने हैं। इनके जरिए कई संदेश देने की कोशिश भी की गई है। जहां क्षेत्रीय संतुलन बिठाने का प्रयास किया गया है, वहीं जातिगत संतुलन भी साधा गया है। लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के इसके राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो फैसला चौंकाने वाला है वो है नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाना। बीजेपी की परंपरा रही है कि जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहते हैं उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह मिलती आई है, और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो मौजूदा संसदीय बोर्ड बनाया गया उसमें राजनाथ सिंह बतौर पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, अमित शाह उसमें बतौर पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन नितिन गडकरी को इससे हटा दिया गया है। तो इस फैसले को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि नितिन गडकरी आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उससे ठीक पहले नितिन गडकरी को बतौर अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल मिलने जा रहा था, लेकिन तब उनके ऊपर आरोप लगाए गए
और उन आरोपों के बाद उन्हें दोबारा कार्यकाल नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के गांधीनगर से दिल्ली आने का रास्ता साफ किया। तो क्या नितिन गडकरी खुद भी एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे? खैर, अभी सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को बतौर प्रधानमंत्री स्थापित कर चुके हैं। पार्टी के भीतर अब निर्विवाद तौर पर नरेंद्र मोदी नेता हैं, एक छत्र उनका राज्य है, कहीं से उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलती है। लेकिन नितिन गडकरी बीच बीच में इस तरह के बयान जरूर देते हैं जिससे संदेश लगता है कि शायद सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नितिन गडकरी मुखर माने जाते हैं, जो उनके दिल की बात होती है वो उनके मुंह पर आती है, और यही कारण है कि कई बार पार्टी को, सरकार को उनके कारण समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या ये एक कारण रहा है जिसके चलते नितिन गडकरी को हटाया गया? हम जानते हैं कि इससे पहले जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक हुई तब गडकरी की भूमिका गौण थी, उनसे कहीं कुछ पूछा नहीं गया, उन्हें किसी फैसले में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह अभी भी जब शिवसेना में टूट हुई और बीजेपी की सरकार शिवसेना के बागी धड़े के साथ बनी है, तब भी नितिन गडकरी की भूमिका कहीं देखने को नहीं मिली। तो क्या नितिन गडकरी पार्टी में, सरकार में हाशिए पर चले गए हैं? जाहिर सी बात है कि राजनीति में आप किसी को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, किसी का भी अच्छा दिन कभी भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि गडकरी को हटा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आपको पार्टी में, सरकार में रहना है तो आपको शीर्ष नेतृत्व की बात सुननी होगी और आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि मतभेद का या विवाद का अवसर मिले। दूसरा बड़ा सरप्राइज, शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 8 साल से पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, अकेले सीएम थे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड होती थी, भोपाल से वो खास तौर से इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आते थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। वो भी तब हटाया गया जब मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान के पर कतरे जा रहे हैं? क्या उनका रुतबा पार्टी में कम हो रहा है? मुझे लगता है कि इसके पीछे दूसरा गणित है। गणित ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता हासिल की, उसके बाद से बीजेपी के बड़े धड़े ने यह बोलना शुरू कर दिया कि मोदी के बाद योगी, और साथ ही ये भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जो बीजेपी संसदीय बोर्ड है उसमें योगी को जगह कब मिलेगी। तो शायद शिवराज सिंह चौहान को इसलिए जगह नहीं मिली कि अगर आप चौहान को रखते तो फिर लोग पूछते कि आपने अगर एक सीएम को रखा हुआ है तो आप दूसरे सीएम को क्यों नहीं रख रहे हैं। तो शायद यह भी कारण है कि योगी को नहीं लेना था पार्लियामेंट्री बोर्ड में, इसलिए शिवराज की छुट्टी कर दी गई। तीसरी बड़ी सरप्राइज, बीएस येडियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाना। बीजेपी का अलिखित नियम है कि 75 वर्ष से ऊपर का कोई होता है तो उसको सक्रिय राजनीति से हटा देते हैं। येडियुरप्पा 77 साल के हैं, उन्हें इसीलिए इस्तीफा देने को कहा गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। 20 दिनों तक वो लटकाते रहे, इस्तीफे को टालते रहे और आखिर जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उनकी जो ताकत है कर्नाटक में, लिंगायत समुदाय से वो आते हैं, उसका इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल में अमित शाह जब बेंगलुरु गए तो उनसे मिलकर के आए। ये बात जरूर है कि येडियुरप्पा नाराज थे क्योंकि उनके बेटे को बीजेपी ने एमएलसी नहीं बनाया। वो चाहते थे कि उन्हें एमएलसी बना करके कैबिनेट में जगह दी जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन बीजेपी येडियुरप्पा को एक हद से ज़्यादा नाराज नहीं कर सकती है। हमने देखा था कि येडियुरप्पा ने किस तरह से कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि वो अपनी विधानसभा सीट पर अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में ऐसा होता नहीं है क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, लेकिन येडियुरप्पा ने अपनी ओर से इसका ऐलान कर दिया था। तो ये भी इस बात का संकेत था कि येडियुरप्पा किस तरह से नाराज है और किस तरह से अपने बेटे के लिए वो भूमिका चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज है। और इसके साथ साथ अगर हम चुनाव समिति की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को वहां पर जगह दे दी गई है। फडणवीस जो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चौंकाने वाले फैसले के तहत बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वहां पर सीएम बनाया। फडणवीस के पर कतरे गए, इस तरह का संदेश गया और इसको दूर करने के लिए उन्हें वित्त और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और अब उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी बना दिया गया है। इसके साथ साथ ओम माथुर जो कि गुजरात बीजेपी के प्रभारी थे जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे, वो मोदी के करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया और राज्यसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला था। वो उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के दावेदार थे, लेकिन चुनाव समिति का सदस्य बनाकर संदेश दिया गया कि वो अभी सक्रिय राजनीति में है। भूपेंद्र यादव जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, महाराष्ट्र बिहार संभाल चुके हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल जिन्होंने अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी असम के मुख्यमंत्री की, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि अमित शाह के करीबी हैं, उन्हें भी एक तरह का पुरस्कार दिया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बना करके। अगर हम क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो 3 जो हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं। पहली बार बीजेपी के इतिहास में
पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसमें कि 11 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य दक्षिण भारत से है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। दक्षिण भारत जहां बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है, वहां के लोगों को संदेश भी है। इसके साथ ही पश्चिम से 4 लोग आते हैं, उत्तर भारत से 4 लोग आते हैं और पूर्वोत्तर से 1 आता है। तो इस तरह से पूरा क्षेत्रीय समीकरण साधा गया है। अगर जाति की बात करें तो 2 ब्राह्मण हैं, 1 राजपूत हैं, 1 वैष्णव हैं, इसके अलावा 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति के हैं और 4 ओबीसी हैं। तो इस तरह से जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो बताना जरूरी है वो ये है कि शहनवाज हुसैन को केंद्रीय चुनाव समिति से हटा दिया गया है। इस तरह अब बीजेपी का ना तो सरकार में कोई केंद्रीय मंत्री मुसलमान है, ना कोई सांसद मुसलमान है राज्यसभा लोकसभा में, और ना ही पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पद पर अब कोई मुसलमान है। तो इस तरह से जो टोकन रिप्रेजेंटेशन होता था मुसलमानों का बीजेपी में, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी की जो कवायद है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के गठन की, उससे साबित होती दिख रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं हम बिल्किस बानो की खबर के साथ, जहां 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप और परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को छोड़ने के जो गुजरात सरकार जो फैसला कर चुकी है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, उन्हें राजधर्म की याद दिला रहा है। और इस मामले में पहली बार अब बिल्किस बानो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को छोड़े जाने से न्याय पर मेरा विश्वास हिला है। सरकार के फैसले से मेरी शांति खत्म हुई है। एक महिला से कैसे इस तरह न्याय अचानक छीना जा सकता है। बिल्किस बानो का कहना है कि 11 आरोपियों को छोड़ने के जो फैसले से वो स्तब्ध हैं और गुजरात सरकार से उन्होंने अपील की है कि अपने फैसले को वापस लें। उनका कहना है कि मुझे बिना डर के जीने का अधिकार वापस दिया जाए। मेरी और परिवार की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। बिल्किस बानो के पति याकूब ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि हमें दोषियों को छोड़ने के फैसले से झटका लगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम डरे हुए हैं, हमें रिहाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उनसे बात की हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने। जी, आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्किस को इतने सालों तक नर्क झेलना पड़ा है और अब ये फैसला आ गया है। बिल्किस ने इस पर क्या कहा है? इतने साल लड़ाई लड़ने के बाद आज जो फैसला जो 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने जो आरोपियों को 11 को रिहा कर दिया, उस बारे में हम बहुत सदमे में हैं और हमको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है। जब लोकल मीडिया से पता चला हमको कि भाई आपके केस के आरोपियों को छोड़ दिया गया है, तो हम अचानक से चौंक गए और हमको पूरे घर में एक बहुत बड़ा शॉट लगा कि क्या हो गया। याकूब जी बताइए, 2002 में जो हुआ था वह एक बंद अध्याय था जिसे अब फिर से खोल दिया गया है। हम अभी तो कहने का मतलब जो भी आज 11 आरोपी को जो छोड़ दिया गया है उसके बारे में जो हम आज जो इतनी बड़ी अदालत ने और बॉम्बे हाई कोर्ट तक उनका सजा का बरकरार रहना और सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर अभी तक का उनका कॉम्पिटिशन कब तक का चुकादा जो हमारे देश के संविधान ने हमको जो सपोर्ट किया था, और आज हम वो सोच रहे हैं कि एक ही झटके में हमारी 18 साल की लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्या अब आप इस कोर्ट में चुनौती देंगे? देखो, इस वक्त हम बहुत सदमे में हैं। हम बिल्किस की बहुत मायूस है, किसी से अभी बात भी नहीं कर रही है और बहुत मुश्किल है। जो डर वो लोग आरोपी जब पैरोल पे छूट के आ रहे थे तो कम डर था, लेकिन आज वो पूरी तरह छूट गए हैं तो डर हमारे दिल में और हमको बहुत डर लग रहा है। इन लोगों के रिहाई पर बिल्किस से सलाह नहीं ली गई, क्या आप मानते हैं कि ये बहुत गलत था? बिल्कुल गलत। जो इनकी रिहाई की कोई सुनवाई, कुछ भी हमारे पास लीगल नोटिस स्टेट गवर्नमेंट ने या कुछ भी हमको बताया नहीं कि आप, तो हमको कैसे पता चलेगा? आपको सॉरी क्या बता रहे थे? उनको एकदम मतलब आपका कोई आइडिया नहीं था? बिल्किस को किसी ने बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था।
जब तक लास्ट मोमेंट में लोकल मीडिया से पता चला हमको कि आपके केस में 11 आरोपी को स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। क्या अब आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? जी आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने शारीरिक सुरक्षा के लिए को लेकर चिंतित है क्योंकि इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? बहुत चिंतित है हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे? मतलब और कहीं जाना पड़ेगा आपको, और कहीं रहना पड़ेगा आपको? आप और कहीं जाना चाहेंगे? मतलब आप क्या करेंगे अब? देखो, अभी हम कोई चीज बता नहीं पा रहे हैं हमको, क्या कहीं जाना है, क्या है करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई लीगल कोई पेपर नहीं है और हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब तक उनको जानकारी देने के हमको पता चलेगा तभी उसके में कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी हम बहुत दुखी है। क्या आप मानते हैं कि ये बिल्किस को निशाना बनाने की एक राजनीतिक साजिश है? मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है और जो 11 बिल्किस के साथ जो हुआ है और 11 दोषी को स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है, वो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ओके, याकूब रसूल, थैंक यू याकूब जी, आप हमसे जुड़े और बात किए, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की। इसमें न्याय की मांग के लिए हजारों की संख्या में पंजाब के किसानों ने कल संगरूर और बरनाला से लखीमपुर खीरी के लिए कूच किया। ये किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। ट्रेनों, प्राइवेट बसों, अलग अलग माध्यमों से ये पहुंच रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये किसान लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में हिंसा हुई जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। 4 किसान और एक पत्रकार भी शामिल थे। किसान लखीमपुर खीरी में उस वक्त तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे के साथ ही प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि अब ये कानून वापस ले लिया गया है। इस हिंसा के केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और अब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ 72 घंटों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। यहाँ पर क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, हमने देखा कि कई बार जो गवाह हैं उन पर हमलों की घटनाएं भी सामने आई। अब जब किसान एक बार फिर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, पूरा मामला या जो पूरा प्रदर्शन है वो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी जिसमें अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे ने गाड़ी से टक्कर मारी थी किसानों की और उसमें मौत हो गई थी। तो किसान इस वक्त जो है पंजाब के अलग अलग इलाकों से कल ही चल पड़े थे गाड़ियों और बसों और ट्रेनों से। इनकी मुख्य मांग यही है कि इस मामले में इंसाफ किया जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और इसी केस में जो 4 किसान जेल में बंद हैं या जिनके ऊपर क्रॉस FIR हुई थी उनको भी रिहा किया जाए। तो मेन 3 मांगे यही हैं कि मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार को, किसानों को रिहा भी किया जाए और अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त भी किया जाए मंत्रालय से। इसके अलावा इस धरना प्रदर्शन जो यहाँ 3 दिन का यानी 75 घंटे का कहा गया है 18, 19 और 20 तारीख को, इसमें इसका रेलेवेंस ये भी है कि केंद्र सरकार ने MSP को लेकर जो किसानों की मांग थी, जब उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर से अपना धरना उठाया था तो उस वक्त सरकार ने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सरकारी नुमाइंदे, सरकार के अफसर, अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री और किसानों के नुमाइंदे होंगे, किसान यूनियन के नुमाइंदे होंगे। लेकिन सरकार ने जो कमेटी की गठन की है उसमें वैसे किसान यूनियन के लीडर्स हैं, ऐसा आरोप प्रदर्शन करने वाले किसान नेता लगा रहे हैं कि उस कमेटी में ऐसे किसान नेताओं को लिया गया है जो शुरू से सरकार के पक्ष में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कमेटी की मीटिंग 22 अगस्त को है, तो सरकार पर उस मुद्दे को लेकर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है या MSP को लेकर एक क्लियर सरकार की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सरकार उस कमेटी को भंग करे या जो किसान यूनियन इस प्रदर्शन में थे उनके लीडर्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। तो अजय मिश्रा टेनी और लखीमपुर की घटना तो प्रोमिनेंट है ही जिसकी वजह से यह प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ जो पेंडिंग डिमांड्स है किसानों की उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया गजाली, आपके पास हम आएंगे। तो 72 घंटों का ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है। लखीमपुर खीरी के अलावा जो भी वादे सरकार ने किए थे, जिन मांगों को किसानों ने उठाया था, एक बार फिर उन्हें याद दिलाने की कोशिश इस आंदोलन के जरिए किसान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उन पर हो रही राजनीति की बात करते हैं। उनको लेकर देश में बसाने के मामले को लेकर अचानक बुधवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए और उसका
उसका बहुत बड़ा कारण एक ट्वीट से शुरू हुआ जया। बिल्कुल, ये ट्वीट जो किया गया था उसके बाद ये काफी बड़ा मामला हो गया। दरअसल केंद्र सरकार के एक मंत्रालय ने सुबह यह ऐलान किया था कि रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाला में बसाया जाएगा, लेकिन दोपहर होते होते मामला उलट गया। दूसरे मंत्रालय ने इसे गलत खबर बताया। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की एक विस्तृत रिपोर्ट। पश्चिमी दिल्ली के बकरवाला गांव में यही वो 240 EWS फ्लैट्स हैं जिनमें बुधवार सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या लोगों को बसाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन शाम से पहले ही गृह मंत्रालय का ट्वीट आ गया, ये बताते हुए कि मीडिया का एक हिस्सा गलत खबर चला रहा है। इस ट्वीट के मुताबिक रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट्स प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। इस बीच रोहिंग्या लोगों को बकरवाला में बसाए जाने का विरोध शुरू हो गया। इनके आने से हमारे गांव को और देहात को बहुत बड़ा नुकसान है और ये बहुत इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जितने भी दिल्ली में दंगे हुए हैं ये रोहिंग्याओं ने किए हैं, जितने भी किए हैं। तो ये अगर यहाँ आ गए तो ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और अगर ये यहाँ पर आ गए तो हम बाहर जाएंगे और ये अंदर रहेंगे। बकरवाला गाँव कभी भी ये कबूल नहीं करेगा कि यहाँ पर आकर रोहिंग्या मुसलमान बसे। रोहिंग्या मुसलमान जहां आज टेंटों में रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे। मुझे अपने भारत के गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है। उन्होंने CAA कानून लाया। CAA कानून के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी शरणार्थी आएगा उसमें मुस्लिम नहीं होगा। छह लोग आएंगे तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि उसी कैटेगरी में आते हैं और ये नहीं बसेंगे यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर हमलावर दिखी और उसने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने इनको यहाँ पे स्वागत किया है, इनको जगह दी है, इनको प्रोटेक्शन दिल्ली पुलिस ने दी है और ये भारत सरकार की नई रिफ्यूजी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है और ये बहुत बढ़िया है। ये इन्होंने कहा है। इन्होंने पूरे देश को धोखा दिया, ये पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब MHA की एक लीपापोती की जा रही है, तो हम इनको दिल्ली में नहीं रहने देंगे। इनको अपने जिस राज्य में ले जाना है, इनके पास कई सरकारें, इनकी हरियाणा में सरकार है, जम्मू में कई हजार लोग इन्होंने बसाए हुए हैं, इनको डिपोर्ट करें। उधर बीजेपी मासूमियत से पूछ रही है कि कहीं हरदीप सिंह पुरी का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया, क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है। देर शाम हरदीप पुरी ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय के बयान को आधिकारिक स्थिति बताया, यानी अब हरदीप पुरी वाली योजना ठंडे बस्ते में चली गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि केंद्र सरकार का ये फैसला केवल दिल्ली के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में है या फिर देश भर के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में, क्योंकि दिल्ली में 1200 रोहिंग्या शरणार्थी होंगे जबकि देश भर में करीब 40,000 के आसपास हैं। खैर, मामला संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पे आगे बढ़ने नहीं जा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर जालौर में अनुसूचित जाति के छात्र की मौत का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। परिवार कह रहा है कि छात्र को ऊंची जाति के शिक्षक ने पीटा क्योंकि वो उनके मटके से पानी पी रहा था और पिटाई से लगी चोट की वजह से छात्र की मौत हो गई है। और वहीं स्कूल का कहना है कि ये मामला जातिगत भेदभाव का नहीं है। दो छात्र आपस में लड़ रहे थे और आरोपी शिक्षक ने दोनों ही छात्रों को पीटा था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हत्या और SC/ST की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने मृतक छात्र के परिवार से बात की, आइए सुनते हैं। हम इस वक्त जोधपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर सुराना गांव में हैं। इस गांव में, सुराना गांव में, एक छात्र की पिटाई की एक शिक्षक ने, क्योंकि छात्र अनुसूचित जाति से है और उसने पानी पीने का मटका जो था उसको छू लिया था स्कूल में। यहाँ का प्राइवेट स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, वहां पर शैल सिंह नाम के शिक्षक ने पिटाई की थी। पिटाई के बाद जो बच्चा था, छात्र था, उसका कई जगह इलाज चला, उदयपुर, अहमदाबाद, और 14 अगस्त को बच्चे ने दम तोड़ दिया और पिटाई 20 जुलाई को हुई थी। सर, आपका नाम क्या है? देवाराम। देवाराम जी, पूरी घटना बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को। 20 तारीख को लड़का बनवा गया था, जो मास्टर मटके में पानी पी दो। अच्छा। पानी पी दे, बाद में मारपीट की। बच्चा पानी, मटके से पानी पीने गया, वो स्कूल गया था? स्कूल में। क्या नाम था आपके बच्चे का? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तीसरी में। तीसरी में पढ़ता था। हाँ। तो स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर है। अच्छा। तो वहां पर गया तो मटके से पानी पी रहा था, तो शिक्षक ने पीटा। पीटे से नाड़ एक ब्लॉक होगी, नस कान की, आँख की, कान की। ये जब भी हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसको हमारा हाथ हेमरेज बन गया। हेमरेज हो गया। आप लोग कहाँ ले गए जब बच्चे ने? आपको पता कब चला कि आपके बच्चे को पीटा है? बच्चा आया होगा घर पे, बताया? शाम को 4 बजे आया। शाम को पता चला मेरे कान दो के मास्टर मारा है। मैं सुरनम गयो अस्पताल, बागुड़ा, बिनमाल, डिसा, महसाना, उदयपुर, गीतांजलि, अहमदाबाद, शिवम में। तो मतलब आप कम से कम 10 अस्पताल गए, फिर अंत में आप गए अहमदाबाद। 25 दाड़ा में ये घूम रहा, बहुत खर्चा गला, पैसा बहुत गया, कोई नहीं। लेकिन बच्चा नहीं बचा। बच्चा नहीं। आप चाचा हैं बच्चे के? हाँ। मैं इनके से रिलेटिव हूँ, उनका करवाला ही हूँ। भाई है आपका। तो लगभग आप लोग कितनी जगह गए होंगे? लगभग तो 7 से 8 जगह हमने हॉस्पिटल चेंज कर दिए, लेकिन कहीं भी कुछ सीधा सेट नहीं हुआ। एंड में हम इसको सिविल अहमदाबाद लेके गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। सर, डेथ कब? 14 तारीख को हुई? 13 तारीख। 13 अगस्त को उनकी मौत हो गई। तो अब आप लोगों के जब 13 तारीख के बच्चे की मौत हुई तो आप लोग यहाँ पर लाए उन्हें। अब सरकार की तरफ से, सरकार कह रही है आपकी मदद कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप? सरकार कुछ मदद नहीं की अभी तक, तो लाठीचार्ज भी कराया उल्टा। लाठीचार्ज भी हुआ है? हमारा प्रशासन ने लाठीचार्ज किया परिवार के ऊपर। दादा को मारा। लाठीचार्ज क्यों किया? लाठीचार्ज किया हमारे डेड बॉडी लेके आए हैं, तो हमारी मांगे थी कि हमारे सगे संबंधी जो दूर दूर के हैं उनको एक बार आने दो, जो क्रियाक्रम है हमारे इसमें है वो निभाएंगे, फिर हम दफनाएंगे। तो प्रशासन का दबाव था कि इनको जल्दी से करो, इसको दफनाओ। इस बात पे अड़े, उस बात से लेके इन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में पीड़ित परिवार के किसी के सिर में टाँका है, किसी के पैर में लगी। आपके भी लगी है? हाथ पैर में? हाथ पैर में लगी, मेरा भाई है उन्हें टोका है। गांव के लोग तो अब ये कह रहे हैं, जो हेडमास्टर है स्कूल का, कि वो तो आपस में बच्चों की लड़ाई हुई तो इसलिए पीटा। गलत बात है एकदम, मटके की ही बात है। मटके की बात है। बिल्कुल सर, ये सरकार को गुमराह कर रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2 लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मास्टर ने दोनों लड़कों के मारा। और उस स्कूल में ये कह रहे हैं कि 4 अनुसूचित जाति के शिक्षक और पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं अनुसूचित जाति के। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सर, उनके ऊपर भी दबाव है प्रशासन का, गाँव वालों का। ठाकुर का दबाव है। ठाकुर का दबाव है। अच्छा।
अब आगे क्या चाहते हैं आप, कैसे न्याय की आप क्या उम्मीद करते हैं? सर पिछली बार हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, पूरी से जांच हो जाए। जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने उस शिक्षक को तो गिरफ्तार कर लिया है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार के ऊपर भी शायद किसी का दबाव है क्या, जो मतलब पीड़ित परिवार के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि कान में पहले से चोट थी उसके। नहीं, कुछ नहीं, गलत है, कुछ नहीं थी। कोई भी मैं हॉस्पिटल में देखूं कागज वगैरह जो बहना तो सही है ना, ये बात गलत है। तो हमने सुना पीड़ित परिवार की बात। इनका कहना है कि बच्चे को पहले से कान में कोई समस्या नहीं थी, वो अच्छा खासा उस दिन स्कूल गया था 20 तारीख को, और उसको शिक्षक ने इसलिए पीटा क्योंकि वो मटके से पानी पी रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है और राजनेताओं का आना जारी है यहाँ पर। लेकिन सवाल यही है कि हम भले ही नए भारत की बात करते हैं, पर इस नए भारत में अब भी जातिवाद भारी है। सहयोगी अश्विनी मेहरा और गणपत के साथ जालौर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और नए भारत में जातिवाद अब भी भारी है, ये देखिए आपने सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां शिवमोगा में हालात सुधर रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से तनाव यहां पर बढ़ गया था, लेकिन इस बीच ताजा विवाद सावरकर के पोस्टर को लेकर फिर शुरू हो गया है। उडुपी में सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर को पोस्टर दक्षिणपंथी संगठनों ने लगाया। सुभाष चंद्र बोस का पोस्टर लगाया था और उसे हटाने को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता ने अब एक और भड़काऊ बयान भी दे दिया है, जिससे विवाद और गहरा गया है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। शिवमोगा में सुधरते हालात के बीच चाकूबाजी के शिकार प्रेम सिंह से बुधवार को मिलने पहुंचे आरएसएस के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष और बीजेपी नेता ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा ने बजरंग दल नेता हर्षा की हत्या के बाद शव यात्रा निकाली और शिवमोगा में हिंसा भड़की थी। अब भी ईश्वरप्पा लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अब एक और विवादास्पद बयान ईश्वरप्पा ने दिया है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में 1 इंच जगह भी मुसलमान की नहीं है। पूरे देश की जमीन हिंदुस्तान की है, मुसलमान की नहीं। हिंदुस्तान जगह मुसलमान जगह अल्लाह। माहौल उडुपी में भी खराब करने की कोशिश हुई। सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर का फ्लेक्स लगा और तुमकुर में किसी ने फ्लेक्स से सावरकर की तस्वीर हटा दी। पुलिस उपद्रवियों को तलाश रही है। सो ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, जिसने भी ये किया है उसका मकसद सिर्फ उकसाना था। उपद्रवी चाहते थे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। ಜನರ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बदलने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ी है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां नई सरकार में कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि उनके खिलाफ अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट है, जबकि सिंह के वकील कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल, जहां पर जो कार्तिकेय सिंह हैं, उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ पुलिस साक्ष्य न होने के आधार पर मामला बंद करने की सिफारिश 3 साल पहले ही हो चुकी है। मनीष कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार को शपथ लेते समय कार्तिकेय सिंह को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ एक पुराना मामला राजनीतिक टूल ले लेगा। ये मामला एक राजीव रंजन के अपहरण से संबंधित है, जिसमें 4 वर्ष पूर्व उन्हें आरोपी बनाया गया। केस में न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया जा चुका है और 14/7/2022 को उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जा चुका है। वो जमानत पे तो नहीं है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 2017 में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दी थी पटना न्यायालय के सामने, पटना उच्च न्यायालय में, और माननीय न्यायालय ने उसको अपने आदेश से अपने आदेश दिनांक 16/2/17 से उसे खारिज कर दिया था। आरोप यही है कि एक किडनैपिंग के मामले में
लेकिन इसकी खबर आते ही विपक्ष आक्रामक हो गया। 16 तारीख को उनको सरेंडर करना था, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया और राजभवन में जाकर शपथ लेते हैं और कानून मंत्री का दायित्व उनको दे दिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति पर वारंट है तो उनको सरेंडर करना चाहिए। वहीं कार्तिक सिंह के वकील का दावा है कि पुलिस जांच में उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला और ऊपरी अदालत ने वारंट पर भी कोई कार्रवाई अब 1 सितंबर तक रोक रखी है। सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करें? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। तो वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। फिलहाल इस मामले में अब सबकी निगाहें 2 हफ्ते के बाद कोर्ट की सुनवाई पर होगी। दिल्ली से राजीव रंजन और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर बिल्किस बानो से जुड़ी हुई जो बयान सामने आया है। बिल्किस बानो ने कहा है कि दोषियों की रिहाई से मेरी शांति खत्म हुई है। दूसरी खबर लखीमपुर हिंसा केस में फिर आंदोलन की राह पर चले हैं किसान। और तीसरी खबर यहाँ पर दिल्ली से आई, जब रोहिंग्या शरणार्थियों पर आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। चौथी खबर बीजेपी संसदीय बोर्ड से जुड़ी हुई है, जहां पर नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है और योगी और शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्हें भी जगह नहीं दी गई है। और पांचवी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर हेलो की जगह वंदे मातरम पर घमासान शुरू हो गया है। तो आप इनमें से 5 में से एक कोई खबर चुने, उसे हम विस्तार से दिखाएंगे।